करना है, ये आपका है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और ये पूरा स्टडी वाला एक्सपेरिमेंट है। क्या है क्या नहीं वो मैं बता रहा हूँ अभी आपके सामने। ये रहा, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है टू स्टडी मैगर पावर फैक्टर मीटर एंड टोंग टेस्टर। सबको दिख रहा होगा आपका ऑब्जेक्ट पहले तो। टू स्टडी मैगर पावर फैक्टर मीटर एंड टोंग टेस्टर होता क्या है वो आप समझ ले एक चीज। सबसे पहले ऐसे मैं मैगर की बात करूंगा, तो मैगर क्या काम आता है, क्या होता है। तो इट इज ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। पोर्टेबल का मतलब जानते हो, मूवेबल है, हम एक जगह से दूसरे जगह इसको ले सकते हैं। यूज्ड फॉर टेस्टिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। सबसे जो इसकी मेन प्रॉपर्टी वो है कि ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है। मेन जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम में लिया जा सकता है ऑफ ए सर्किट एंड फॉर द, और उसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो मेजर करेंगे उसका ऑर्डर होगा मेगा। मेगा का मतलब कितना होता है, किसी को मालूम है मेगा का मतलब? टेन टू द पावर 6। मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। तो मतलब बहुत हायर ऑर्डर के जनरली इंसुलेशन रेजिस्टेंस को अगर हमको मेजर करना होता है तो मेगा यूज करते हैं। विच आर कनेक्टेड अक्रॉस द आउटसाइड टर्मिनल्स। मतलब दो, जिसका हमको इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना, उस पर दो लीड हम कनेक्ट कर देते हैं और वहां आपको रेजिस्टेंस मेजर करके देता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा आप देखें एक बार। वर्किंग प्रिंसिपल देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल सबसे पहले हमको उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए इसमें क्या दो कॉइल होती है। मेन चीज ये लिखा हुआ टू कॉइल होती है, दो चीज। तो दोनों कॉइलों पे जो टॉर्क होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में यूज होगा। सबसे पहले आप याद रखें, दो कॉइल होंगी। कॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे हम उसमें करंट फ्लो कराते हैं कॉइल में तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और दोनों कॉइल में टॉर्क वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो एक में जो प्रोड्यूस होगा वो तो होगा I1 cos फाइव के अकॉर्डिंग, और बी में जो होगा वो I2 cos 90 माइनस 5 के अकॉर्डिंग। तो cos 95 माइनस से क्या साइन हो जाएगा। तो द टू पॉइंट्स कम टू इक्विलिब्रिएशन, जब उनको हम कम इक्विलिब्रिएशन में से करेंगे, बराबर इक्विवेलेंट मान के करेंगे, तो tan फाइव की वैल्यू निकल के आती है I1 इंटू I2। समझ में आया सबको ये? इसका क्या मतलब हुआ, tan फाइव का मतलब I1 अपॉन I2, कि अगर इसकी वैल्यू 45 हो जाती है 5 की वैल्यू, तो I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, क्योंकि 1045 होता है 1। तो जब I1 अपॉन I2 अगर 1 के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 1। तो मतलब I1 और I2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उस टाइम पे इसमें जो टॉर्क है वो मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट होगा कॉइल के अंदर, ये आप ध्यान रखें। तो ये लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पे कि अगर रेजिस्टेंस में वेरी फ्रॉम इन्फिनिटी टू जीरो, अगर इसकी tan फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तो ये कितना हो जाएगा tan 90 इन्फिनिटी, तो आपको पता होगा। और जीरो हो गया तो जीरो हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 90 से लेकर जीरो मेजर करेगी। द कॉइल आर फ्री टू रोटेट इन द फील्ड ऑफ करंट परमानेंट मैग्नेट डिफ्लेक्शन इन द प्रोपोर्शन टू दिस फॉर्मूला। तो कुल मिला के इसमें पूरी लाइन है, उसका मतलब यही है कि जो उसकी वैल्यू है रेजिस्टेंस की वैल्यू वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी मेजर करती रहेगी, क्योंकि फाइव की जो वैल्यू है वो मेजर करेगी, वेरी करेगी बिटवीन जीरो से लेकर 90। जैसे जैसे वेरी करती जाएगी तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करती जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करती जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है करंट की वैल्यू मेजर कर जाएगी, करंट की वैल्यू वेरी करेगी तो इसका मतलब वो वोल्टेज वेरी। इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है कि दो कॉइल होंगी, मेन चीज इसमें ये। आवाज आ रही है, आप लोग रेस्पॉन्स दें प्लीज। आवाज आ रही है किसी स्टूडेंट को? यस सर। ठीक है, आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं ना, आवाज तो आ रही है सबको? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे जो मेन चीज है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैगर जो होता है, मैगर एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। किसी भी इसका हमको अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना है तो मेगर यूज करते हैं। मेगर एक पोर्टेबल डिवाइस होती है और इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमको मेजर करके देती है, और जनरली जो है ये हायर ऑर्डर के इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करती है। हायर ऑर्डर के मतलब मेगा ओम के, मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। सबसे पहले तो आपको क्लियर होनी चाहिए। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि इस मैगर के अंदर दो कॉइल होती है, और एक कॉइल तो होती है आपकी जनरली जिसमें हमने माना कि करंट जब हम जैसे ही पास कराया, तो ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको पता होगा कॉइल की कि जैसे आप करंट पास कराओगे तो इसमें एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ये फिक्स प्रॉपर्टी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर है तो मैं बता देता हूँ वापस से। हम देखा होगा आई जैसे आप पास कराओगे तो इसमें N5 बनता है। N5 क्या होता है आपका, एक फ्लक्स होता है N5। आपने देखा होगा सेल्फ इंडक्टेंस का कंसेप्ट बहुत आ जाता है।
आप इस चीज को हमेशा याद रखें कि देखो मैं एक बार वापस बता देता हूँ, 1 मिनट रुपया, 1 मिनट रखें। ये देखो ये सबको स्क्रीन दिख रही होगी, मैं पेन से बता रहा हूँ पहले क्या होता है। ये सिंपल, सबसे पहले आपकी एक कॉइल होती है ऐसी। कॉइल में क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। अगर ये एन नंबर ऑफ टर्न्स अगर अपन मान के चले, ठीक है, और जैसे ही इसमें मैं करंट फ्लक्स करंट पास कराता हूँ आपकी आई, तो ये कॉइल में एक फ्लक्स जनरेट होता है फाइव। अगर इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसमें फ्लक्स होते हैं एन फाइव। टोटल जो फ्लक्स होगा वो इसका होगा एन फाइव, अगर कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स है। उसमें यही बोला है कि दो कॉइल है, एक कॉइल आपकी सपोज करो ये रही, एक कॉइल सपोज आपकी ये रही। तो इसमें जैसे ही आपने करंट आई वन पास कराया तो इसमें जो फ्लक्स बना वो बनेगा आई वन इंटू कॉस फाइव। और जैसे ही इस कॉइल को एडजस्टमेंट हमने इस हिसाब से किया कि इसमें जैसे ही फ्लक्स पास कराया तो इसमें वो बनेगा आई वन कॉस 90 माइनस फाइव। तो आई वन कॉस 90 माइनस फाइव का मतलब साइन, तो एक में तो साइन प्रोड्यूस हो रहा है, एक में कॉस प्रोड्यूस हो रहा है। और अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि जो आई वन इंटू कॉस फाइव जो होगा वो आपका वापस आई टू, सॉरी ये आई टू मान लें आप, दूसरे कॉइल में करें तो ये आई टू इंटू साइन फाइव के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव का मतलब हो जाएगा टेन फाइव, और टेन फाइव का मतलब हो जाएगा आई वन अपॉन आई। ये समझ में आया? अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो अब यहाँ पे अगर हम फाइव की वैल्यू जीरो से लेके, सबसे पहले आप जीरो प्लेस करो, फाइव इक्वल टू जीरो, टेन फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। टेन फाइव की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आई वन है, इसका मतलब ये पूरा जीरो हो गया, सब दोनों करंट जीरो हो गया, आई वन भी जीरो आई टू। अब हमने टेन फाइव को 45 पुट किया, सपोज फाइव वैल्यू इज द 45, टेन 45 कितना हुआ, वन। तो वन होने का मतलब क्या हुआ कि आई वन इक्वल टू कितना हो गया, आई टू हो गया। फिर हमने फाइव को पुट किया 90 डिग्री, तो टेन 90 कितना हो गया आपका, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी जब हमने पुट कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, नीचे वाली चीज आई टू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इसका मतलब ये जो चीज है, रेजिस्टेंस जो होगा इसका आर जो होगा, जो करंट वेरी कर रही है, तो वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करेगा। और रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो करंट भी वेरी करेगी, सीधी सी बात है, इसी ऑर्डर में। करंट भी आपका जीरो से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करेगा। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मैगर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये तो जो थी बेसिक चीज थी, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए मैं वापस से फाइल शेयर कर रहा हूँ वाली आपको। ये देखो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या लाइन लिखी हुई है, देखिए आप,
द एसेंशियल पार्ट ऑफ द मेगर आर शोन इन फिगर इंस्टेड ऑफ बैटरी। ये है मतलब ये आपका नीचे दिखाया हुआ ये रहा कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगर, ये डायग्राम है आपका। इसमें ये दिखाया हुआ है पूरा एन और एस दो पोल दिखाए हुए हैं, आप देख पा रहे हो तो इसको एन और एस ये दो पोल हैं, ये भी एन और एस दो पोल हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, मेनली कंस्ट्रक्शन में पढ़ के देखते हैं एक बार इसको कि द एसेंशियल पार्ट ऑफ मेकर आर शोन इन फिगर इंस्टेड ऑफ बैटरी एमएफ, मतलब बैटरी एमएफ को छोड़ दिया है, बाकी सब चीज में दिखाई गई है। देयर इज ए हैंड ड्राइवन डीसी जनरेटर, हाथ से चलाया हुआ डीसी जनरेटर होता है, जिसको जनरेटर आर्मेचर थ्रू एसी मशीन, ये आपने मशीन में पढ़ा होगा कि एक मशीन में हम आर्मेचर लगा के चलते हैं, जैसे ही हम आर्मेचर को रोटेट करते हैं तो मशीन हमारी घूमने लग जाती है, तो वही चीज ने यहाँ पे बताया है, ये हमारी घूमने लग जाती है। इन दिस वे क्या होता है, जनरेटर स्पीड वोल्टेज आर केप्ट मोस्ट कांस्टेंट एंड देयर करंट वैल्यू व्हेन टेस्टिंग। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पता हुआ हम सिंक्रोनस स्पीड अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो एन एस इज इक्वल टू 120 F/P, जनरेटर की स्पीड को हम क्या कर देते हैं कांस्टेंट कर देते हैं। तो देखो जनरली हम स्पीड लेने का तरीका क्या होता है, सपोज द टर्मिनल एक्स वाई आर ओपन सर्किट, ये हुआ ये जो इनके एक्स वाई वाले टर्मिनल है ये वाले, इनको एक बार इसने ओपन रखा हुआ है यहाँ पे, जब ओपन रखा हुआ है तो फिर क्या करते हैं हम इसको इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं। देखिए अभी लिखा हुआ है इसमें कि सपोज द एक्सपेक्टर ओपन सर्किट नाउ व्हेन crank is operated the generator voltage so produced is applied across coil A and current coil through B, the torque so produced rotate the moving element of maker until the S point infinity. This indicate that the resistance of the external circuit is 2 voltage for the student। मेरा कहने का मतलब इसमें ये लाइन लिखी हुई है कि जब अपन ने इसको ओपन सर्किट रखा है यहाँ पे और जब हमने इसको एक वोल्टेज अप्लाई किया यहाँ पे ओपन सर्किट रख के, ये एक्स वाई टर्मिनल्स है, इसको हमने एक बार ओपन रख दिया है और वोल्टेज को हमने अप्लाई किया है तो हमने इसको देखा है कि जैसे इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक आर्मेचर होता है जो अपना रोटेट करने लगता है, रोटेट करने की वजह से क्या होता है उसमें करंट फ्लो होने लगती है और करंट फ्लो होने की वजह से उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको वहाँ पे मिल जाती है। दूसरे केस में क्या बोला उसने, व्हेन द रेजिस्टेंस टर्मिनल एक्स वाई क्लोज थ्रू ए लो रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, वोल्टेज की जगह हमने एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया है एंड आर शॉर्ट सर्किट, और उसको एक शॉर्ट कर दिया है एंड ए लार्ज करंट पासेस थ्रू डिफ्लेक्शन कॉइल भी, और हम उस कॉइल से अब डिफ्लेक्शन का लार्ज करंट पास कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है इसमें कि स्मॉल ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ ए रोटेट्स द मूविंग एलिमेंट टिल द नीडल पॉइंट टू जीरो। अब ये कॉइल हमारी उस हिसाब से घूमेगी जब तक कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो शो नहीं हो जाए, ये जो डिफ्लेक्शन कॉइल जो आपको दिख रखी है इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाए। पहले तो जब घूम रही थी जब तक रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू नहीं मिल जाए, अब घूम रही जब तक कि जीरो नहीं घूमने लग जाए। तो उसने बोला है although a maker can assume all resistance lying between 0 to infinity, essentially a high resistance measuring device usually 0 in the first mark and 100 ohm in the second arm। मतलब ये वही वाली बात है कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक किसी भी ओम की वैल्यू का हम रेजिस्टेंस मेकर की हेल्प से हेल्प कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम है, एक बार तो हमने इस एक्स वाई टर्मिनल्स को ओपन रखा जाता है, एक बार इसको एक स्मॉल रेजिस्टेंस की हेल्प से इसको क्लोज कर दिया जाता है। ये है इसका सिंपल सवाल। पूछ लो किसी को डाउट हो तो इसमें। पूछ लो अगर किसी को पूछना है तो। नहीं है किसी को डाउट? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर सबको पता है पावर फैक्टर क्या होता है? कोई मेरे को बता सकता है पावर फैक्टर क्या होता है फटाफट? पावर फैक्टर क्या होता है कोई बता सकता है मेरे को? VI कॉस्ट है। नहीं एक्चुअली में पावर फैक्टर क्या होता है, ये बीआई कॉस फाई पावर फैक्टर नहीं होता है, बीआई कॉस फाई पावर फैक्टर नहीं होता है। ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला मैं आपको इतना बता दूंगा, एक्टिव पावर रेशियो ऑफ रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर। रेशियो ऑफ रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर, ठीक है ये फॉर्मूला जरूर, ठीक है आपका ये फॉर्मूला है, लेकिन एक्चुअल कोई मेरे को बता सकता है कि इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है? चलो बिल्कुल ठीक है, रियल पावर आप अपॉन अपरेंट पावर फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है आपका। आप समझ लो, मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ थोड़ा सा बस। मीटर से ज्यादा, मीटर तो है जो है, मीटर से ज्यादा पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर क्या होता है, क्या रोल है इसका, इसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए कॉस फाई या ज्यादा होनी चाहिए, क्या है क्या है, तो वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देख लें। इसको हटा रहा हूँ और ब्लैक बोर्ड यूज कर रहा हूँ, ई के बोल सकते, ठीक है। तो मैंने अभी स्टॉप कर दिया है यहाँ पे।
देखो सबसे पहले पावर फैक्टर का जो मतलब होता है भैया, वो होता है सबसे पहले तो आप याद रखो cos फाइव। पावर फैक्टर का मतलब है cos फाइव, केवल डी आई cos फाइव ही नहीं है। और ना आप ये जो बता रहे हो ये सब फॉर्मूला है कि रियल पावर अपॉन एक्टिव पावर है चीज, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला है। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द पावर फैक्टर, तो आप बताएंगे केवल cos फाइव। cos फाइव की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, पहले तो आप ये भी याद रखेंगे। दूसरी चीज, ये यूनिटलेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तीसरी चीज, बी जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये आपका बी है, और ये आपके अल्टरनेटिंग करंट कोई आई है, ये तो आपका बी है और ये आपका आई है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, सपोज थीटा फाइव कुछ भी है, और उसका वापस हम कॉस ले लें, तो वो होगा पावर फैक्टर। पहली डेफिनेशन तो इसकी है, द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अल्टरनेटिव वोल्टेज एंड करंट इज डिफाइंड इन द cos phi। किसी को कोई डाउट है तो उसमें मेरे को बताते हैं, कोई डाउट है किसी को? दूसरी चीज, cos फाइव का जो फॉर्मूला है, cos थीटा का जो फॉर्मूला है, वो हम कह सकते हैं, अभी जो बोला एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। एक्टिव पावर आपकी होती है डी आई कॉस थीटा, ये तो एक्टिव पावर। और एपरेंट पावर क्या होती है आपकी बी आई, तो बी आई से बी आई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा केवल कॉस थीटा। तो ये तो है आपकी एक्टिव पावर, ये है आपकी एपरेंट पावर। दूसरा डेफिनेशन क्या हुआ कि द रेशियो ऑफ द एक्टिव पावर टू द एपरेंट पावर इज डिफाइंड एज द cos phi। किसी को डाउट इसमें आ रहा? तीसरी चीज, इसकी जो वैल्यू है, हम कहते हैं कि cos फाइव, मान के चलो आप जनरली देखोगे कि ये लिखा हुआ है कि भैया cos फाइव इक्वल टू 0.6। इसका क्या मतलब है cos फाइव इक्वल टू 0.6 का? इसका मतलब है कि 60% जो लोड है आपका, cos फाइव इक्वल टू 0.6 का मतलब है 60% लोड आपका रजिस्टिव है और 40% लोड आपका इंडक्टिव है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ये समझ में आपको। अगर cos फाइव इक्वल टू कहीं पे लिखा हुआ 0.6, तो इसका मतलब होता है कि 60% लोड जो है वो आपका रजिस्टिव है, और बचा रह गया जो 40% वो आपका लोड इंडक्टिव है। अब देखो इसके बाद, इट इज नेसेसरी टू अटैच आइदर ए वर्ड लैगिंग और लीडिंग विद द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर। मतलब पावर फैक्टर की जो कुछ भी वैल्यू जैसे ये दी हुआ है, तो इसके साथ एक वर्ड अटैच किया जाएगा, चाहे वो लैगिंग होगा चाहे वो लीडिंग होगा। अगर मैं इसके साथ लैगिंग वर्ड अटैच कर रहा हूं, तो समझ जाए कि वो पावर फैक्टर एक कॉइल के बारे में बात कर रहा है। इसके साथ अगर मैं एक लीडिंग पावर फैक्टर अटैच कर रहा हूँ, लीडिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब समझ जाए कि उसके साथ एक कैपेसिटर अटैच किया हुआ है। और कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब आप समझ जाए कि वहां पे एक कैपेसिटर वहां पे, तो आप समझ, सॉरी रेजिस्टेंस अगर लिख रहा हूँ कि cos फाइव इक्वल टू 1 है केवल, और वहां पे लिख रहा हूँ मैं यूनिटी, यूनिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी और आई के बीच में एंगल कितना है, 0। और ये सब केवल एक पॉसिबल है प्योर रेजिस्टेंस से। अगर कहीं पे भी आपका ऐसा सर्किट है केवल ये प्योर रेजिस्टेंस है, तो वो आपका cos फाइव इक्वल टू 1, प्योर रेजिस्टेंस। कितने स्टूडेंट को कुछ समझ में आया, कितनों को कुछ भी समझ में आया, रेस्पॉन्स करें मेरे को फटाफट, फटाफट रेस्पॉन्स करें मेरे को। कितने स्टूडेंट को कुछ समझ में आया, कितनों को कुछ नहीं आया? बोलो यार, पानी बोतल बदल देखो। क्या हुआ, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे पास? क्या समझ में आ रहा किसी को? आवाज नहीं आ रही कि जिसको बोलते आगे से शर्मा? समझ आ गया। बाकी स्टूडेंट्स कोई किसी का भी रेस्पॉन्स नहीं है? कि मन नहीं लग रहा क्या बिल्कुल पढ़ने में? यस सर। तो कुछ बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा ना। मुझे लग रहा है यार फिर कुछ चल ही नहीं रहा। फिर अगर ऐसा मन नहीं है तो छोड़ो, फिर क्या मतलब है? मैं भी अपना वो करूँ, तुम अपना वो करो, टाइम वेस्ट करना समझ में आया नहीं किसी को। भाई मैं एफर्ट तो मेरी तरफ से तो पूरा कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं है। अब देखिए ये चीज समझ में आ गई तो ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आएगा पिक्चर में कि भैया पावर फैक्टर की वैल्यू हाई होनी चाहिए लो होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा कि cos फाइव की जो वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए लो होनी चाहिए? कोई बता सकता है मेरे को? सोच के एक बार।
तो मैं डीपली सोच के कि cos फाई की वैल्यू किसी भी सर्किट में ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। हाँ भैया, कोई स्टूडेंट का रेस्पॉन्स चाहिए मेरे को, कोई बताए मेरे को 2 मिनट सोच के कि cos फाई की जो वैल्यू है वो तो एक तो पॉसिबल है 0.1, तो एक पॉसिबल है धीरे धीरे चार चले आए पान 0.95 या 0.9, तो कौन सी बढ़िया है सर्किट के अंदर, तो कौन सी होनी चाहिए। सर 0.95। बाकी स्टूडेंट बताएं मेरे को रेस्पॉन्स है। हाँ भैया, बाकी स्टूडेंट रेस्पॉन्स है। सर पावर फैक्टर 1 ज्यादा जीरो होगा। पॉइंट नाइन फाइव। सर मतलब हाई, 0.95। हाँ मतलब आप सब लोगों का कहना है कि हाई वैल्यू को प्रेफर करना चाहिए। तो क्या बोल रहे हो, लोअर पावर फैक्टर इज बेटर। बाकी स्टूडेंट कौन कह ये लोअर पावर फैक्टर इज बेटर। रजनीश कुमार आप बोल रहे हैं वाली बात, रजनीश कुमार। बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं भाई, बाकी स्टूडेंट्स राधिका तांबी। Sir, low power factor. इज बेटर। Yes. ओके। शुभम खंडेलवाल, शुभम खंडेलवाल। सुधांशु शेखर सिंह, यस सर। क्या होना चाहिए, लो पावर फैक्टर इज बेटर, हाई पावर फैक्टर इज बेटर। हाई पावर फैक्टर। हाई पावर। सुबह क्लास अटेंड की थी क्या आपने सुधांशु। नो सर। हाँ ये यशोवर्धन शर्मा, तुम्हारा क्या आंसर है। क्या होना चाहिए यशोवर्धन शर्मा। देख लिए जिन स्टूडेंट का डिफरेंट। यशोवर्धन शर्मा आपका डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, बंद कर ले, म्यूट कर ले अपने आपको। हमेशा याद रखना डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, मैं सबको बिल्कुल एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। हाई पावर फैक्टर वैल्यू इज डिजायरेबल, कि पावर फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी है किसी भी सर्किट की। तो सबसे पहले तो आप याद रखें कि cos फाई की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होनी चाहिए किसी भी सर्किट के लिए, कम नहीं। आंसर समझ में आ गया होगा सबसे पहले तो मेरे को। अब क्यों होनी चाहिए इसका मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला आंसर है कि हाई होनी चाहिए, जितनी भी ज्यादा है, लो नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी घर में भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल मीटर लगा होता है, उस पर भी पावर फैक्टर आता है, अगर उसका पावर फैक्टर गर्म हुआ तो अपने पे पेनल्टी होगी गवर्नमेंट की। क्यों होगी अब देखो आप। पहली चीज सबसे पहले, सब लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, P इज इक्वल टू बी आई कॉस फाई। तो इससे अगर मैं रिलेशन निकालूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि आई की वैल्यू 1 कॉस फाई के ऐसे आ रही है। इससे आप रिलेशन निकाल के देखोगे तो ठीक है। अब आप कहते हो कि पावर फैक्टर की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो मैंने इसको कम कर दिया। तो भैया करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा। ज्यादा कर दी मैंने। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, आप ये जो बता रहे हो मेरी पूरी बात सुनो। अब ये नहीं चाहिए, मैंने केवल आपसे पूछा था पहले तो कि हाई हाई इज बेटर, लो इज बेटर, आपसे केवल ये पूछा था पहले। ठीक है, तो आपने बताया कि लो इज बेटर सर, तो लो बिल्कुल गलत आंसर है, मैंने बता दिया हाई इज बेटर। अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों बेटर। अब देखो, पूरी बात समझो कि अगर cos फाई की वैल्यू डाउन है तो आई की वैल्यू क्या ज्यादा है, सबको दिख रही है। और भैया आई की वैल्यू अगर ज्यादा है तो आई स्क्वायर आर लॉस, ये कौन से लॉस होते बताएगा कोई मेरे को। आई स्क्वायर आर लॉस कौन से होते हैं, रेजिस्टेंस कौन से लॉस। लॉस बोलते हैं इनको।
कॉपर लॉस, रजिस्टिव लॉस नहीं, कॉपर लॉस। मशीन में ट्रांसफार्मर में जिसने भी पढ़ाया सर ने बताया होगा, को बोलते हैं कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आई की वैल्यू ज्यादा हो गई तो कॉपर लॉस की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो जाएगी। तो कॉपर लॉस की वैल्यू ज्यादा हो गई तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किसी भी सिस्टम से आप ये चीज चाहते हो, फ्रॉम एवरी सिस्टम व्हाट वी वांट, लॉसेस शुड बी हाई और लो। कल तो आप मेरे को इसका रिप्लाई दें, लो। फ्रॉम एन लो, ठीक है। और एफिशिएंसी शुड बी हाई और लो, हाई। हाई, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। अगर हमने पावर फैक्टर की वैल्यू लो रख दी तो हमको ये सब लॉस हो जाएगा, ये लॉस ज्यादा हो जाएंगे, विच इज आल्सो अनडिजायरेबल, और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट कि आपने फॉर्मूला बताया कि cos फाई जो होता है वो होता है रियल अपॉन एपरेंट। तो इसका मतलब cos फाई का जो फॉर्मूला है वो निकल के आया के डब्ल्यू अपॉन के वी। रियल पावर की यूनिट होती है के डब्ल्यू और एपरेंट पावर की यूनिट होती है के बी ए, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो इससे एक चीज समझ में आई मुझे कि अगर मैं इसकी वैल्यू लो कर रहा हूं आपके अकॉर्डिंग तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा। कितने स्टूडेंट को समझ में आ गई वाली बात। और ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किसमें होती है, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग बताए मेरे को, ट्रांसफॉर्मर किसमें, केवीए में। तो ट्रांसफॉर्मर आर रेटेड इन केवीए, तो इसका मतलब इसकी रेटिंग ज्यादा हो जाएगी। और इसकी रेटिंग ज्यादा होने का मतलब उसमें जो अपन कॉपर यूज करेंगे वो भी ज्यादा हो जाएगा। और कॉपर हम यूज कर रहे हैं ज्यादा हो गया, इसका मतलब उसकी कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ जाएगी। दिस इज आल्सो अनडिजायरेबल। ये स्टेप किसको समझ में आया नहीं आया मेरे को बताएं। हाँ बोलो, आगे समझ में। यस सर। थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट लो लो पावर फैक्टर के बता रहा हूं मैं। तीसरा पॉइंट देखो कि एक होता है ट्रांसमिशन लाइंस है, वो आप शायद अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे क्या होता है, मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये आपका एक लाइन है इस हिसाब से, और इसके बीच में एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये कॉइल होती है, और ये यहाँ पे एक रिसीविंग एंड होता है जो हमको रिसीव करता है किसी चीज को, ठीक है। ये मैंने इस हिसाब से बना दिया मान के चलो। ये तो है आपका सेंडिंग एंड, इसको बोलते हैं बी एस, जो यहाँ से वोल्टेज चल रहा है। ये होता है बी आर, मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज बोलते हैं इसको, बी आर। ये आपका कॉइल है जिसमें ड्रॉप होता है। तो अगर मेरी इसमें जो कॉइल है, कॉइल में ड्रॉप क्या होगा भैया, आई एक्सएल, हमेशा याद रखें। कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होता है बी आई आर, कॉइल के अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, आई एक्सएल। तो सीधी सी बात याद रखें, ये बी एस है यहाँ पे, इस बी एस की वैल्यू सपोज 100 वोल्ट है, ठीक है भैया। तो फ्रॉम एवरी सिस्टम से आप क्या चाहते हो कि जो सेंडिंग एंड से चल रहा है वो रिसीविंग एंड में को ज्यादा मिलना चाहिए कि कम मिलना चाहिए, रिप्लाई करें फास्ट। ज्यादा मिलना चाहिए, फास्ट, ज्यादा मिलना चाहिए। तो ज्यादा मिलने का मतलब यहाँ पे ड्रॉप कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। यहाँ पे कम होने के लिए आई की वैल्यू कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्यों ज्यादा, क्यों भाई, आई एक्सएल कम होना चाहिए, आई एक्सएल ओवरऑल, हेलो, आई एक्सएल की वैल्यू कम होनी चाहिए। एक्सएल तो फिक्स है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम जो भी है। फिर आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बताएं मेरे को बताएं, कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। तो आई की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ज्यादा। ज्यादा। तो ये तीन चीज मैंने आपको प्रूफ करके बता दी जिनसे हमको पता चल रहा है जो मेजर पार्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कि भैया हर केस में पावर फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। कोई डाउट है इसमें मेरे को बता दो, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, नहीं है फिर आगे चलते। बोलो, बोलो फटाफट, कोई स्टूडेंट्स भी है, किसी को डाउट। क्लियर है सर। क्लियर है ना, चलो अब देखो। अब पावर फैक्टर की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई तो ये जो अभी जो तीन चीज बताई थी ये तो फायदा हमारे को है ही, इसके अलावा और क्या होगा। आपको एक चीज याद है, आपने जीपी पीजीपी जो पढ़ी है,
पीजीपी में जो हमारी घर में यूनिट बनती हैं उनको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केडब्ल्यूएच में। ये कितने स्टूडेंट्स को पता है, मेरे को इसके बारे में बताया फटाफट। ये चीज कितने स्टूडेंट्स को पता है, केडब्ल्यूएच? मेरा कहने का मतलब है कि हमारी घर की एक यूनिट जो बन रही है ना, हमारी घर की जो एक यूनिट जो बनती है बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की, हम कहते हैं ना इतनी यूनिट बन गई, इसका मतलब वो 1 kWh है। 1 kWh बन गया। और इसका दूसरा ही मतलब यह है कि 1000 WH बन गए। ठीक है, तो अब देखो आप कि भैया cos phi इज इक्वल टू, आपके अकॉर्डिंग अभी जो मैंने बताया है वो KW/KB बताया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो KW क्या होगा, इधर देखिए एक बार। KW इज इक्वल टू cos phi इंटू KVA। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरी पावर फैक्टर की वैल्यू ज्यादा हो गई तो यहाँ पे बनने वाली यूनिट KWH अगर इसमें आवर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी ज्यादा बनेगा। तो इससे क्या हुआ, अगर पावर फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है तो बनने वाली यूनिट भी ज्यादा है, और बनने वाली यूनिट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट की जो कॉस्ट है, पर यूनिट की जो कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाएगी। सीधी सी बात है यार, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। कि कोई चीज जितनी ज्यादा बल्क में आपके पास होगी, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होगी, तो पर यूनिट की कॉस्ट अपना भी कम होगी कि नहीं होगी? ये पॉइंट कितने स्टूडेंट को समझ में आया? कितने स्टूडेंट को पॉइंट समझ में आया वाली बात? आ गया सर। पावर फैक्टर का, हाई पावर फैक्टर का एडवांटेज है ये जो मैंने बताया आपको, ये हाई पावर फैक्टर का एडवांटेज है कि अगर पावर फैक्टर की वैल्यू हाई है तो हमको पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होगा। वो तो जो चीज अपन ने 3 पॉइंट पहले पढ़े थे वो तो उसमें कन्वर्ट हो ही जाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और ये जो है ट्रांसफार्मर की रेटिंग कम हो जाएगी। और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अगर पावर फैक्टर हाई यूज में करेंगे तो हमको पर यूनिट कॉस्ट भी सस्ती पड़ जाएगी। तो इसलिए from every system and every circuit we want that power factor value must be high as possible। हमेशा याद रखना, जो स्टूडेंट मेरे को रेस्पॉन्स दिया था कि कम होनी चाहिए, दिस इज द रॉन्ग आंसर। पावर फैक्टर जितना ज्यादा हाई हो सकता है उतना होना चाहिए। अब मेरे को बताओ कि पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है 1, मैंने अभी आपको बताया, तो 1 पॉसिबल है किसी सर्किट के अंदर? रेस्पॉन्स करा मेरे को। नो सर। नहीं है, तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है? आपने पढ़ा होगा ना पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पीजीपी में, आपने ये चीज पढ़ी होगी ना, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। पावर पीएफ इंप्रूवमेंट, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट आपने पढ़ा होगा पीजीपी में। तो उसमें आपने देखा होगा कि 2 चीज हम यूज करते हैं, मैं आपको बता दूं। स्टैटिक कैपेसिटर यूज करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में हम 2 चीज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? 2 चीज, एक तो स्टैटिक कैपेसिटर यूज करते हैं और एक सिंक्रोनस कंडेंसर यूज करते हैं। तो जब हम इन चीजों को यूज करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू इनको यूज करने के बाद भी 0.95 तक अचीव कर पाते हैं, ना कि 1 तक। कोई बता सकता है 1 क्यों नहीं मिलती है? कोई मेरे को इस चीज को बता सकता है कि पावर फैक्टर की वैल्यू 0.95 तक क्यों मिलती है, 1 क्यों नहीं मिलती है?
हाँ भाई बता, रेस्पॉन्स करें। पावर फैक्टर की वैल्यू वन पॉसिबल, वन क्यों नहीं मिलती है, जीरो? भाई हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट करने के बाद भी हमको 9.5 मिल रहा है, वन नहीं मिल रहा, क्यों? सो 1 हो गई तो मतलब रेजिस्टेंस 0 हो गया। नहीं, रेजिस्टेंस जीरो नहीं हुआ, पावर फैक्टर के बीच में एंगल जीरो हो गया, ये कहो फाइव की वैल्यू जीरो हो गई। cos फाइव वन होने का मतलब है कि फाइव की वैल्यू जीरो हो गई, उससे कोई दिक्कत नहीं हो जाने तो मैं अभी मैंने आपको क्या बताया कि पावर फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी बढ़िया है हमारे सर्किट के लिए, हमने प्रूफ करके देखा है ना। आपके सामने हमने चार चीज देखी है कि भैया पावर फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छा है हमारे लिए। तो वन क्यों नहीं मिल रही, मेरा कहने का मतलब है भाई, वन जबकि पॉसिबल है तो। सर लॉसेस सर बहुत अगर है वन इसमें। हो गई तो जितनी भी सप्लाई से एनर्जी जा रही है वो लोड कंज्यूम कर लेगा। अच्छा, तो फिर क्या होगा, लोड कंज्यूम कर लेगा तो क्या होगा, लोड तो आगे कंज्यूम करेगा ही। हाँ, आगे रौनक वैष्णव ने बिल्कुल सही बताया है, दैट इज द आइडियल केस। रौनक वैष्णव ने जो रिप्लाई किया है दैट इज द आइडियल केस। कैसे आइडियल केस है मैं आपको समझाता हूँ, ये वाली बात समझिए आप मेरी बात, कॉमन सेंस से ही समझ में आ जाएगी। कैसे कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगी कि हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया, आपने देखा है, एफिश सेविंग करने के लिए। पावर फैक्टर को आप इम्प्रूव क्यों कर रहे हो, सेविंग करने के लिए, मतलब एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। इसीलिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कॉस्ट को कम करने के लिए। किसी भी चीज की कॉस्ट, ट्रांसफार्मर की कॉस्ट कम आनी चाहिए, अपन इसलिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कि जितना ज्यादा पावर फैक्टर होगा कॉस्ट उतना ही कम होगा। ये बात समझ में आई ना, मैंने आपको बताया था। अब सुनो मेरी बात, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप सपोज जगतपुरा में रहते हो, ठीक है ना, आप सपोज जगतपुरा में रहते हो, बुक परचेज करनी है आपको जगतपुरा में, उस बुक की जो जगतपुरा में मैं उस बुक की जो कॉस्ट है सपोज, और बुक की कॉस्ट अगर फ्री मिलेगी तो वहां 5 रुपए कहां से फेयर हो गया करना। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज आ रही नो है सर क्या, नहीं आती है। क्यों बात कर रहे हैं? कोई आवाज नहीं आ सर कट रही, के आ रही है, कट कट के। हट रही है? यस सर। एक मिनट। Yes, sir. हाँ हाँ, ऊपर। हमारी आवाज देखो बात, देखो आवाज कट रही है। सर लैग कर रही ठीक है, है। सर टाइप अभी भी बटन लैग डालो, हो ठीक रही है। है। नहीं सुनाई दे रही है, नहीं आ रही सर। सुनाई अभी भी कुछ नहीं सुनाई आ नहीं रही रही, सर। सुनाई दे रही है मेरी? नहीं दे रही सर।
आपसे, तो क्वेश्चन ये था कि हम पावर फैक्टर इंप्रूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कॉस्ट किसी भी चीज की कम करनी है। ठीक है, तो आपने देखा ना पावर फैक्टर से ट्रांसफॉर्मर की कॉस्ट बढ़ रही थी। तो एक सिंपल सा इन्होंने एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई बुक आपको परचेज करनी है और आप जगतपुरा में रहते हो, तो जगतपुरा में तो उसकी कॉस्ट 90 रुपए है और सिटी में अजमेरी गेट में उसकी कॉस्ट 95 रुपए। तो आप कहाँ से प्रेफर कर सकते परचेज करना?